दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी तो पाकिस्तान को झटका लग गया बहुत भारी। और पाकिस्तान ने कुछ करना तो था, अकल जितनी है उसी हिसाब से काम करेगा। पाकिस्तान ने कहा जी हम जो हमारा शिमला एग्रीमेंट था 1972 का, उसको खत्म करते हैं। अब इसके खत्म करने से क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी हमारे पास जाने पहचाना नाम हो चुका है, मुझे लगता है मेरे चैनल के ऊपर। बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं और नॉर्मली फिल्म फॉरेन की फिल्में उस पर बहुत बड़ा काम करते हैं। जितनी भी फिल्में बनती है मोस्टली इनका उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डायरेक्टर होते हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर पॉलिटिकल फिल्मों पे बहुत काम किया है, सेंसर बोर्ड के अंदर मेंबर रहे हैं बहुत देर तक, और फिर जाएंगे तो फिर आ जाएंगे उसके ऊपर। और बड़े नेशनलिस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। आरएसएस भी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। तो उदय शंकर पानी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप बात कीजिए कि अब आर्टिकल 370 हटाया तो इसके जो इन्होंने कहा जी हम शिमला एग्रीमेंट को रद्द करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, रद्द करिए। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी करे इस वक्त इट इज टू एडवांटेज इंडिया। इंडिया का ही फायदा। अगर जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, पानी हम भेज रहे हैं, रोकना हमें है या छोड़ना हमें है, उसकी वो बात समझ नहीं रहे बिल्कुल। बट मुझे सर एक चीज नरेश जी, मुझे ये बताइए कि जब 1971 की वॉर हमने जीती और हजारों 91 या 93 जो 1000 सोल्जर्स हम लोगों ने पकड़े थे, उस टाइम वी कुड हैव वी हैड अपर हैंड। माने हम लोग उस चीज को, उस डील को एक्सचेंज करके हम लोग बहुत फायदे में आ सकते थे। मैंने यही सुना कि मैडम ने खाली ये बोला कि भाई वो शेखुल और रहमान उनको आप छोड़ दीजिए, बस खत्म। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक आदमी को छोड़ने पे आपने 93,000 सोल्जर्स भेज दिया। ये मुझे बताइए। देखो बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब हमने 71 का वार जीता तो क्या पर्पस था? लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश उस टाइम पे एक आदमी पे टिकी थी, वो था शेख मुजीबुर रहमान। और इंदिरा गांधी को पता था, इंदिरा गांधी को बेवकूफ नहीं थी, सबसे बेस्ट एडवाइजर थे उसके। इंदिरा गांधी को पता था कि ये जिहादी जो बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर उसका कत्ल कर देंगे। उन्होंने उसके जो सेल था उसके अंदर 7 फुट बाई 4 फुट की एक कबर खोदी हुई थी जमीन में, और फांसी का फंदा लटका हुआ था। उन्होंने उसको फांसी में चढ़ाना ही था। और अगर शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम पे मर जाते तो बांग्लादेश का सत्यानाश होता, बांग्लादेश अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। इंदिरा गांधी जानती थी, क्योंकि वहां पे कोई लीडर भी नहीं था। एक आदमी को लोग पहचानते थे, वो था शेख मुजीबुर रहमान। तो उनका जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था वो रिजाइन कर रहा था, और भुट्टो उस टाइम पे बैठा था यूएस के अंदर। उसने भुट्टो से कहा भाई जल्दी जल्दी आ जाओ वापस, आपको यहाँ पे इंचार्ज बनना है, आपको देश संभालना है। और भुट्टो वहां से चले, भुट्टो चले लंदन। तो जब लंदन में भुट्टो गए तो उनसे एक लेडी जो इनका वहां पे इंचार्ज थी, पूरे जो एक आदमी इंचार्ज था ईस्ट बंगाल का, जो गवर्नर जनरल था, वो हमारे कैद में था। उसको 5 स्टार होटल में रखा हुआ था। ये उसकी वाइफ थी जिसका नाम था लैला। उसको भेजा, काम दिया गया, क्योंकि हमने जितने भी सोल्जर रखे थे उनको भी बड़े इज्जत से रखा हुआ था। उसको काम दिया गया और उसने भुट्टो से बात की, क्योंकि भुट्टो को पहले से जानती थी। भुट्टो बहुत ही शौकीन टाइप का भी आदमी था, आपको पता है। तो भुट्टो को जानती थी। उसने कहा जी मेरे हस्बैंड को आप छुड़ाइए, प्लाना प्लाना। तो भुट्टो इंटेलिजेंट भी था। भुट्टो ने कहा मुझे पता तुमको किसने भेजा और मुझे पता वो क्या चाहते हैं। उसका मतलब था कि आप शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ोगे तो मेरा हस्बैंड वापस आ जाएगा। तो भुट्टो ने कहा जिसने तुमसे बात की है उसको कह दो, उसका काम हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांत हो गई, भुट्टो चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने आर.एन. काओ से कहा जी पता तो लगाओ ये छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आर.एन. काओ ने कहा जी इसकी पूरी तैयारी है छोड़ने की। और भुट्टो ने पेपर पे साइन किया, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया। पहले उसको इंडिया के अंदर आना था, लेकिन ये था कि इंडिया के अंदर आएगा तो उसकी लाइफ पे अटेम्प्ट कर दी जाएगी, इसलिए वो चला गया लंदन में। और इंदिरा गांधी ने लंदन में बात की, लंदन से चला गया आपका ढाका में। लेकिन बच तो गया और देश भी बच गया। लेकिन 1975 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हो गया। उससे पहले आर.एन. काओ गए थे ढाका में, जो रॉ के चीफ थे। वो गए इससे मिलने, शेख मुजीबुर रहमान से, और मिले उनसे बात की कि जी आपके लोग आपको मारना चाहते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे रजाकर से, स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं बिहार से जो गए थे वो थे। तो मुजीबुर रहमान ने कहा जी ऐसा है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या मारेंगे, मुझे पता है। फिर काओ को छोड़ने आए हेलीपैड पे। तो
काओ ने उनसे हेलीपैड पे फिर भी कहा, कोई भी बात हो आप मुझे टिकल कर देना, हिंट फेंक देना। मेरे कमांडो खड़े हैं एक तो बॉर्डर के पास, एक कलकत्ता एयरपोर्ट पे, 24 आवर्स अलर्ट हैं, दो हेलीकॉप्टर दोनों जगह खड़े हैं, वो आ जाएंगे, आपको छुड़ा के ले जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त को आर एन काओ ऑफिस नहीं जाते थे, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के घर में आर्मी के लोगों ने उनका मैसेकर कर दिया। और उसके फैमिली का। हाँ बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे 93,000 सोल्जर्स की, तो उसमें भुट्टो का यही बात थी, कहता कि मैं बता दूंगा मुझे क्या चाहिए, और भुट्टो की डिमांड थी कि उन्होंने कहा जी आपको कि हमारे 93,000 सोल्जर को छोड़ दो, तो इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। देखो वैसे भी हम उन सोल्जर को रख नहीं सकते थे अपने पास, और जब रखा तो बड़े अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि जब हमने बहुत महंगा पड़ रहा था। फिर दूसरी बात थी ना कि हमको देखो ऐसा था, लोग डिमांड तो बहुत करते हैं, जैसे आज मोदी से डिमांड करते हैं, उस टाइम पे लोग कह रहे थे जी आप पीओके ले लो। अगर इंडिया पीओके में कदम रखता तो यूएस हमारे पे सैंक्शन लगा देता। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कोई मौका नहीं दिया यूएस को या उसके एलाइज को कि हमारे पे सैंक्शन लगा दें। अगर पीओके पे हम पैर भी रखते तो पीओके के बदले में हमारा देश सत्यानाश हो जाता, और हमने उसको कोई मौका नहीं दिया। और इवन जो आपके लोगों को हमने पकड़ के रखा था, इनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया ताकि कोई हमारे पे आंख ना उठा सके, हमारे पे कोई उंगली ना उठा सके और कह सके कि तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे, तुम टॉर्चर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो इंदिरा गांधी ने जो काम किया बड़े अच्छे तरीके से काम किया। मैं एक पाकिस्तानी एक जो यूके में बैठा है वो मेरे से बात कर रहा था, एक वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे, तो उसने मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा कि क्या इंदिरा गांधी कमजोर हो गई थी। मैंने कहा इंदिरा गांधी कमजोर नहीं हुई थी, उसको मैंने जब बात बताई तो कहता है एग्री। तो ये बात थी। अब हम फिर बात करते हैं कि चलो उस टॉपिक पे तो आ जाएंगे फिर से। तो अब ये इनका क्या फर्क पड़ेगा, जो ये इन्होंने कह दिया शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते। शिमला एग्रीमेंट के अंदर दो बात थी कि जो भी आपने इशू होंगे बायलैटरल होंगे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बात करेंगे कश्मीर के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के इशू में यूएन में ले जाता है, जबकि उसको सपोर्ट नहीं मिलती। ओआईसी में डिस्कस होता था ये इशू, फिर जहां भी इनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहां ये बात होती थी, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे उसके बाद शहबाज शरीफ हो। इवन एक बार इमरान खान गए श्रीलंका के अंदर और वहां पे उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करना था, तो इंडिया ने श्रीलंका से कहा जी ये आएगा यहाँ पे कश्मीर की बात करेगा, या तो इसको रोक दो, तो श्रीलंका ने उसको बोल नहीं दिया। फिर टर्की के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो गए पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर के कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं कश्मीर इशू के ऊपर, और यूएन में सपोर्ट करता था टर्की पाकिस्तान को। फिर उसके बाद मलेशिया भी सपोर्ट करने लग गया। जब इंडिया ने मलेशिया की कमर जब उसके बाजू में रोड़े कि तुम्हारे से ट्रेड बंद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी कुछ नहीं है, तो मलेशिया बाज आया। लेकिन पाकिस्तान एक तो इस इशू को बार बार डिस्कस करता था, लेकिन आज पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कश्मीर का इशू उठाने की। कश्मीर का इशू तो खत्म हो गया। और दूसरी बात कि एक एलओसी का इशू है कि जो हमारा पीओके के साथ बॉर्डर लगता है वो एलओसी माना जाता है, एक हिसाब से रिकॉग्नाइज बॉर्डर हो गया था। लेकिन जब तुमने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया तो एलओसी भी खत्म हो गई। अब जब भी हमारा दिल करेगा मौका ढूंढ करके एलओसी पीओके ले लेंगे, तुम देखते रह जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरी बात कि पाकिस्तान पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि एलओसी को बचाने में, क्योंकि उसको डर है कि इंडिया वहां पे आ जाएगा और एलओसी पे कब्जा कर लेगा या आपके पीओके पे कब्जा कर लेगा। एक और बात हुई है, यहाँ पे यूएन एमओजी की फोर्सेस थी, यानी कि जो यूएन की मॉनिटरिंग फोर्स है, मॉनिटरिंग जो यूनिट से बैठे हुए थे कश्मीर के इशू को देखने के लिए। इंडिया ने पहले भी उनसे कहा, लेकिन अब इंडिया ने कह दिया भाई आप जाइए, आपका काम खत्म हो चुका है क्योंकि एक तो हमने आर्टिकल 317 हटा दिया कश्मीर से और आपको कोई काम नहीं है। दूसरी बात है कि उन्होंने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया, तो आप जाइए। तो जो यूएन की टीम थी उसको मार्चिंग ऑर्डर दे दिए गए, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो ये काम हुआ। मतलब पाकिस्तान करना कुछ चाहता है, हो कुछ और चाहता है, क्योंकि वो सारे काम तैयारी से नहीं करता, सोच समझ के नहीं करता। यूएन चला गया, अब वो एक ओपन बॉर्डर बन गया हमारा पीओके के साथ। पीओके जब मौका लगेगा ले लेंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्दी पीओके इंडिया के साथ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान के बारे में मैंने आई वंडर लीडरशिप कहाँ है उनकी, मतलब कौन लीड कर रहा है उस कंट्री को? आर्मी, वो आर्मी जनरल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, नहीं लेकिन क्या है वो अपने बाप के भी नहीं है। वो जो आर्मी जनरल है वो भी किसी दिन अचानक गायब हो जाएगा। भुट्टो था इतना पावरफुल, उसको ये अपने बाप के नहीं हुए तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर के कहां से होंगे सर? आप देखो बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दे दी
कि पानी बंद हो जाएगा तो हिंदुस्तान का खून बहेगा। अरे तेरी क्या औकात है। डायलॉगबाजी। यहाँ पे आया था एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंडिया के अंदर, जाके चला गया गोवा में ऊपर के कपड़े उतार करके लेट गया बीच पे। किसी कंट्री का क्या फॉरेन मिनिस्टर ऐसे बिहेव करता है? और देखिए बिलावल भुट्टो का बाप यानी कि भुट्टो को फांसी दे दी, मतलब गलत केस पिला के उसको फांसी दे दी। वो भी आज इशू उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि उसको कैसे फांसी दे दी। अब कम से कम माफी तो मांगो आर्मी वालों। उन्होंने यूएस के गोली मार दी किसने गोली मारी? मुशर्रफ ने इसकी मां को गोली मार दी। इनको अपनी मां से क्या लेना है, इनको अपने दादे से क्या लेना इनको नाने मारने से। ये बेसिकली किसी के सगे तो है ही नहीं, इनमें कोई अफेक्शन तो है नहीं इनकी फैमिली के अंदर। तो भुट्टो का जो स्टेटमेंट है, खून की नदियां बहेंगी भाई, बहालो देख लो क्या हाल होता है तुम्हारा। दिन थोड़े से बचे हैं और वो हमारे पप्पू से भी और बदतर है मुझे लगता है। जाके वो क्या बोलता है, जोर जोर की चीखना शुरू कर देता है। वो अपनी भुट्टो को या अपनी माँ को इमिटेट करने की कोशिश करता है कि मैं उस तरह से बात करूं जाके। लेकिन वो पप्पू अपने पप्पू से कोई ज्यादा पप्पू नहीं है। मतलब ये देखो तुम्हें एक बार बता दूं, मैं तुम्हें बता दूं कि जब भुट्टो था, जब जिसका नाना था, जब वो अपना गवर्नमेंट को संभाल रहा था, इंटेलिजेंट आदमी था। इंदिरा गांधी से बड़े मुकाबले में बात चलती थी उसकी। और वो क्या था, इंडिया के साथ रिलेशन को इंप्रूव करना चाह रहा था। क्योंकि पॉलिटिशियन तो देखेगा ना कि मैं रिलेशन को इंप्रूव करूं, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाऊं। आंसरेबल होते हैं ना, आर्मी वाला तो आंसरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाला जो कुछ करे आंसर तो शहबाज शरीफ को देना है। तो वो इंडिया के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और इंडिया से रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको यूएस ने फांसी दिलवा दी कि उसको फांसी दो, इसको मारो साले को कोने में जाकर के। इसलिए उसको मारा गया। पाकिस्तान के अंदर यही चलता है, यूएस की बहुत इंटरफेरेंस थी। और आप कहते हो वहां पे रूल कौन कर रहा है? देखिए रूल वहां की आर्मी कर रही है, लेकिन आर्मी वहां पे बिजनेसमैन है, आर्मी को लड़ना है, लड़ तो पा नहीं रही। बिजनेस करती हैं, आप देखो उनकी आटे की चक्कियां चलती हैं, उनका दातुन बनता है, उनकी पेस्ट बनती है, उनके बहुत से इंडस्ट्री के काम है, फिर वहां पे खेती का काम हो रहा है। और जो पंजाब की बंजर जमीन थी वो आर्मी ले ली, कह जी हम यहाँ खेती करेंगे। अब खेती तो कर ली, लेकिन पानी कैसे आएगा? तो वहां पे एक नहर बनाने की बात चल रही थी, अभी रिसेंट की बात है, जब कुछ दिन पहले नहर बनाएंगे। तो नहर बनाने से लोगों ने शोर मचा दिया कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हो। तो वहां पे राइट्स हो गए, वो छोड़नी पड़ी। तो इनकी आर्मी लड़ने वाली नहीं है, ये सिर्फ तमाशे करती है। सिर्फ क्या है कि गड़बड़ करेगी, आंसर तो शहबाज शरीफ देंगे। इवन नवाज शरीफ ने समझा दिया उसको कि भाई शहबाज शरीफ को कि तुम इसकी बातें मत आओ, पंगा मत लो, मोदी तुम्हें बर्बाद कर देगा। और वहां पे बहुत सी बातें उठ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी वहां पे कुछ उनके आर्मी के लोग भागने शुरू हो गए। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, आर्मी के लोग भागने शुरू हो गए, क्योंकि जो अपनी आर्मी की केयर नहीं करता। जैसे जब यहाँ पे बीएलए ने अटैक किया ट्रेन के ऊपर, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की बचाने की। 114 आर्मी के लोग को मैसेकर कर दिया, मारे गए वो, लेकिन इनकी आर्मी बीच में नहीं आई। तो चलो कुछ भी है, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने किया है, यानी कि उसने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट नहीं हटाए मानते, बड़ी अच्छी बात है, हमको मौका मिल गया। और इससे पहले ने एक वोट इसलिए लिया था, कहते हैं ओवर फ्लाइट इंडिया की बंद कर दी, कि जो हमारी एयर फ्लाइट से आती हैं, इंडिगो ने तो 2-3 फ्लाइट जाती है बंद ही कर दी उनकी। और साथ में एयर इंडिया की फ्लाइट को या इंडियन ओरिजिन की किसी फ्लाइट को ऊपर से नहीं जाने देंगे। उससे क्या हुआ, हमारा तो काम चल गया, उस जो हमें लंबा रास्ता पड़ता है, और हमारी जो फ्लाइट्स हैं उस पर टिकट ज्यादा हो गई, जाएंगे लोग। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को हर एक फ्लाइट के पैसे मिलते थे, वो उनके कई सौ बिलियन डॉलर उनके लूज हो गए। इकोनॉमी वैसे ठीक नहीं है। देखो आपने किसी पे अटैक करना है तो कहां करोगे? आप ऐसी जगह अटैक करोगे जहां पे कमजोर हो। कि हमें उस जगह अटैक करते हैं जहां मजबूत है, हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे हैं। हमको 500 मिलियन का नुकसान हो गया, 200 मिलियन का नुकसान हो गया, इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान की जितनी जो बजट है पाकिस्तान का $70 बिलियन का, हमें जो रेमिटेंस आती है फॉरेन से वो आती है 139 बिलियन की। 139 बिलियन की, यानी कि उनकी जो टोटल बजट है उससे डबल हमारी रेमिटेंस आती है। पाकिस्तान की आर्मी का बजट है $10 बिलियन का, हमारी आर्मी का बजट है $70 बिलियन का। और रफाल की जो डील की है वो पाकिस्तान की आर्मी से भी बहुत ज्यादा बड़ी डील है। जितना उनका बजट है उससे बड़ी डील तुमने रफाल की डील कर दी, तो हमसे क्या मुकाबला करेंगे? लेकिन हमारी इकोनॉमी पे हमको धक्का मारेंगे, हमारे इस चीज पे धक्का मारेंगे। अरे हमको अटैक करना है तो ऐसी जगह करो जहां पे हमें दर्द हो। I think अटैक तुम करते हो, दर्द तुम्हें होता। हाँ, before we wind up, I would just like to make a एक ऑब्जर्वेशन कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी माइंडेड जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करोड़ों हैं,
दो चीजें उनकी मैंने देखी हैं। एक तो कंफर्म्ड फ्रीबीज है, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अगर कहीं फ्री मेडिकल कैंप लगता है या हम फ्री चीजें बांटते हैं, व्हील चेयर वगैरह बांटते हैं, आपको वहां 95% बुरके वाले और आपको दाढ़ी वाले मिलेंगे। पता नहीं कैसे इनको पता लग जाता है कि भी आज फ्री का मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में और यहाँ के लोगों के अंदर मैंने देखा है, वो जो उनका वर्ग है, जो उनका वो मानसिकता उनकी वैसी है, बिल्कुल पाकिस्तानी मानसिकता। मुझे लगता है उनको किसी ने बोला नहीं कि झूठ बोलना पाप है। हम लोगों को तो स्कूल में माँ बाप ने, दादा दादी ने ये बोला भैया झूठ मत बोला करो, लेकिन इनके यहाँ ये झूठ बोलते 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 अब इनका सबसे बड़ा गड़बड़ ये हो गया कि अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दिया। जैसे राहुल गांधी भी, जिसने जो आपने टॉपिक शुरू किया, वो आदमी को झूठ और सच में कोई फर्क नजर नहीं आता, वो अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दिया और यहाँ उसका एकदम इज फिनिश्ड टोटली। अब तुम ये कहते हो कि भाई आप पे झूठ बहुत बोलते हैं, वैसे अगर इनकी बात करो ना, हमारा ईमान, हम तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान वाले हैं, हम तो झूठ नहीं, और जितने झूठे ये है कि इसका मुकाबला ही कोई नहीं है। सर कुरान पढ़िए, सुनो, कुरान अच्छी बात है, इट्स रिलीजियस बुक, यू नो, इट्स अ गुड, बट उसको फॉलो तो करो। उसकी बातें नहीं फॉलो करते। मैंने एक और उसकी बात बताओ सर 2 बातें उनकी हैं। सबसे बड़ी एक कि भाई औरतों और बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उनको अटैक करते हैं। फिर उसके बाद उनका ये होता है कि भाई जिस देश में रहते हो उसके वहां वफादार रहिए, और बिल्कुल उल्टा करते हैं। वैसे उदय, एक बात है कि मैं अभी एक मुसलमान को सुन रहा था किसी इंटरव्यू में, कहता है जी हमारे ये देखो, इनका जो मर्डर हुआ है ना, इनको मारा गया है, बड़ी गलत बात है, लेकिन आप कुरान के हिसाब से कहो तो बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते हैं काफिरों को छोड़ो मत, जहां देखो मार दो। अब मुझे नहीं पता कुरान में क्या चीजें लिखी हैं ऐसी, कहीं तो होगा ना, या कोई इनका एनेक्शर होगा, कोई पैरेलल बुक लिखी होगी। इनके इंटरप्रिटेशन चेंज होते रहते हैं, किसने लेकिन बोला क्या काफिर बोला। काफिर कहाँ लिखा है? नहीं, कहीं भी लिखा नहीं है कि ये बुर्का पहनो, कहीं नहीं लिखा। पहन शुरू कर दिया इन्होंने, जस्ट टू मेक द प्रेजेंस, जस्ट टू मेक इरिटेट, टू प्रोवोक पीपल, अब उन्होंने अपने अपने चेंज करते करते करते, अब ये है कि वो लोग ही हैं जो कुरान को फॉलो नहीं कर रहे। कुरान में अच्छी अच्छी जो बातें हैं उसको नहीं फॉलो करना, और अपने जो ये दाढ़ी वाले जो अपने मौलवी लोगों ने जो नई नई बातें बताई हैं बस उसको फॉलो करने हैं। बट एनीवे, मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से 72 बुरो वाले ये दे आर वेरी गुड एट हिटिंग देयर फुट विद कुल्हाड़ी। सच्ची अपने पैर कुल्हाड़ी मारने में तो उस्ताद हैं। दे आर वेरी गुड विद हाराकीरी। हम बर्बाद हो रहे हैं कि अच्छे भले आप चल रहे थे इस देश में, आपको बहुत फ्रीडम थी आके, लेकिन इसी देश के अंदर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिसमें मेरे ख्याल से ये पुलवामा हैज पुश दिस मुस्लिम who as such are still in 47, they are only a vote bank, लेकिन जिस मेन धारा के अंदर आ रहे थे उनके हालात सुधर रहे थे, they have been pushed by another 10 years। पहलगाम, पुलवामा नहीं, पहलगाम। चलो ठीक है, हम बहुत से इश्यूज है, बात करते रहेंगे, लेकिन फिर मैं एंड में आपसे कहूंगा बाय बाय कहने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए, शेयर करिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो बनाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं और इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। मेरा पहला चैनल हैक हो चुका था, इसलिए नया चैनल खोला, और इसको सपोर्ट करेंगे तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको पैसे मिलते थे फॉरेन से, फॉरेन के एजेंट थे, कौन कौन से लोग थे इंदिरा गांधी कैबिनेट के अंदर, जो एक आईबी का, जो एक केजीबी का एजेंट था, एक सीआईए का था, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होगी, आपको बतानी पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे कैसे कैसे, किस किस प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया है, किस किस प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के रॉ को कैसे नुकसान पहुंचाया है, सारी बातें करेंगे। मेरे चैनल को प्रमोट करो ताकि मैं अपना एजेंडा आगे ले जा सकूं। और जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद, बाय गॉड, जय हिंद।